नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः द सिलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज चौरसिया। इसके पहले हम वर्ण विच्छेद की चर्चा कर रहे थे और वर्ण विच्छेद की वहाँ हम परिभाषा देखें और उस वर्ण विच्छेद की परिभाषा में आए हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पे हम चर्चा किए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है इस पे चर्चा करेंगे। और हमने आपसे वादा किया था कि जो वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, कितने रूपों में किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। तो 10-12 रूप हैं। तो सबसे पहला जो हमको रूप मिलता है वो पहला हमारा रूप है स्वतंत्र रूप में या निरनुनासिक रूप में। मित्रों, एक शब्द इसमें आया है निरनुनासिक, यानी निरनुनासिक। तो सबसे पहले हमको शब्द मिला निरनुनासिक। एक चीज़ और समझ लीजिए, जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वहाँ पे 3 महत्वपूर्ण बातें आएंगी। एक निरनुनासिक, एक अनुस्वार, एक अनुनासिक। तो इन तीनों पर हम यहीं चर्चा थोड़ी कर ले रहे हैं और यही बेहतर समझते हैं चर्चा करना कि निरनुनासिक क्या है, अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है। तो पहले हमको मिला निरनुनासिक, यानी इसकी परिभाषा हम यही समझ ले रहे हैं कि ऐसे वर्णों का उच्चारण सस्वर होता है, उन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। जैसे यहीं पे लिख दे रहे हैं, जैसे हमने कहा इधर, उधर, जिधर। तो मित्रों, इनकी परिभाषा निकल के आती है कि जिन वर्णों का उच्चारण सस्वर होता है उन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। वर्णमाला जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम निरनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है, वहाँ भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो अनुनासिक, अनुस्वार और निरनुनासिक का ही महत्वपूर्ण इसमें बात की जाती है और इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहले निरनुनासिक मिला, यानी ऐसे वर्णों का उच्चारण सस्वर होता है, उसे हम निरनुनासिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमको मिलता है अनुस्वार। अभी उसकी आगे भी चर्चा करेंगे वर्ण विच्छेद के माध्यम से। अनुस्वार, मित्रों, यही आपसे सवाल पूछा गया था कि अनुस्वार क्या होता है। तो अनुस्वार वो होता है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। कहाँ से? नाक से। जैसे इसका चिन्ह लेके आते हैं, ये देखिए, ये आपका अनुस्वार है। अनुस्वार यानी तीनों जो आपकी परिभाषाएं हैं, तीनों हम आपको विधिवत बता दे रहे हैं कि निरनुनासिक क्या है, निरनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है। यानी अनुस्वार जिसकी ध्वनि केवल और केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे गंगा। तो जब हम मित्रों गंगा बोलते हैं, देखिए गंगा, गंगा, तो कहाँ से हो रहा उच्चारण? देखिए जरा, गंगा कहाँ से? नाक से। तो यानी ऐसे सुरों का उच्चारण नाक से होता है, यानी जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का ये सिंबल है, चिन्ह है। और उसके बाद एक तीसरा शब्द आता है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक की परिभाषा क्या आती है निकल के कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक। जैसे ये आपका चंद्रबिंदु है, यही इसका सिंबल है, यही इसका निशान है, चिन्ह है। यानी अनुनासिक की परिभाषा लेके आते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो मित्रों, जो वर्ण विच्छेद है
उसमें हमको निरनुनासिक मिलेगा, उसके बाद अनुस्वार मिलेगा, अनुनासिक मिलेगा, यानी निरअनुनासिक, निर माने रहित, अनुनासिक यानी जिन जिन वर्णों का उच्चारण सस्वर होता है यानी स्वर सहित। देखिए इधर, इधर, उधर, इधर, उधर, जिधर। तो जरा देखिए इसमें नाक का ज़्यादा बल पड़ता है कि नहीं पड़ता है। देखिए जरा हम कहते हैं इधर, इधर, कहीं नाक पे बल पड़ा? नहीं पड़ा। इधर, इधर पड़ा। लेकिन जब हम अनुस्वार की बात करेंगे तो इसमें जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो इसमें नाक पर बल पड़ता है। जैसे हमने कहा गंगा, गंगा, चंचल, चंचल, तो कहाँ पे पड़ रहा है? नाक पे। तो ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक से होता है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण नाक से होता है, यानी जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे हमने आपको बताया गंगा, अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह, जैसे उनका चाँद, 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 तो देखिए चाँद कहाँ से? नाक और मुंह दोनों से हो रहा है। करने में कोई बुराई नहीं है, करके रिहर्सल कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। इधर, उधर, इधर, उधर, निरनुनासिक, गंगा, गंगा, अनुस्वार, अनुस्वार, चाँद, 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 आंचल, महंगाई, ये कहाँ से? नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक है। मित्रों, एवं वर्णवच्छेद की चर्चा करने से पहले तीनों महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इस पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर दिए, यानी हम आपको हाईलाइट दिखा दिए। आगे जब हम वर्णमाला पढ़ाएंगे तो विधिवत आपको बताएंगे वहाँ कैसे क्या होता है, अनुस्वार क्या, अनुनासिक, और विस्तार से बताएंगे। तो पहला महत्वपूर्ण हमको बिंदु मिला स्वतंत्र रूप में या निरनुनासिक रूप में, यानी आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, ये आपके निरनुनासिक के रूप में आते हैं। जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आओ, देखिए इसमें आ निकला, ओ निकला, यानी ये जो आपके हैं ये आपके निरनुनासिक कह सकते हैं। आइए, बड़ा, उसके बाद धन ई, धन ए, आपका हमने वर्ण विच्छेद इसके पहले वाले वीडियो में विधिवत सिखाया था, विधिवत बताया था, और उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि कितने रूपों में किया जाता है। उसके बाद भूमिका, तो भा, उसके बाद बड़ऊ, हलंत, भ, हलंत, ऊ निकला, उसके बाद धनमा, हलंत, धन ई, धन का, हलंत, धन आ, ये आपका यानी निरनुनासिक हुआ। उसके बाद अनुनासिक रूप में, यानी हमने आपको बताया ये जो आपकी, यानी ये जो आपका चिन्ह है ये अनुनासिक है। जैसे खाऊं, खाऊं, देखिए जरा कहिए खाओ, खाओ, तो कहाँ से? नाक और मुंह दोनों से आपका उच्चारित हो रहा है। तो आपसे यही सवाल पूछते हैं कि कई बार कि जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है कहलाता है। मित्रों, आज के बाद से कभी मत भूलिएगा, तो जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है अनुस्वार कहलाता है, जिसकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है आपका अनुनासिक कहलाता है। यानी ये चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु है। और हम आपको अनुस्वार बताएंगे, पंचमाक्षर बताएंगे, उच्छ्रित बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी चर्चा हुई निरनुनासिक, दूसरे महत्वपूर्ण जो बिंदु की चर्चा हो रही अनुनासिक के रूप में। जैसे हमने कहा चांद, चांद, तो चा, हलंत, उसके बाद आ, यही आपका चंद्र बिंदु है। एक सवाल यहाँ से भी पूछते हैं कि जो आपका अनुनासिक है यानी चंद्र बिंदु है, ये स्वर के सहारे चलता है कि व्यंजन के? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये मित्रों आपका जो अनुनासिक है ये अनुस्वार है, कुछ भी है, वो आपका स्वर के सहारे ही चलता है। लेकिन आपका जो लगता है वो स्वर और व्यंजन दोनों पे लगता है। लेकिन जब आपसे सवाल पूछेंगे परीक्षाओं में तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका चंद्र बिंदु है ये किसके सहारे चलता है? तो जो चंद्र बिंदु है ये आपका स्वर के सहारे चलता है। अब यहाँ पे आपका द, हलंत, उसके बाद आ, यानी चा, चा,
हलंत, उसके बाद आ, आपका ये अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, उसके बाद दा हलंत, फिर आंचल, बड़ा आ आपका अनुनासिक लगा, चा में आ, ला और उसके बाद आ, तो आंचल। तो मित्रों ये अनुनासिक के जितने शब्द हैं इनका वर्ण विच्छेद इसी तरह होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि स्वर मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ हम जब आपको वर्ण विच्छेद पढ़ा रहे थे तो इसके पहले जो आपको वर्ण विच्छेद किए थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो यहाँ से आपको बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस तरह ये किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके पहले जाके वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, तो वहाँ पे हम आपको विधिवत बताए हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि स्वर क्या है, मात्राएं कैसी होती हैं, किसकी मात्रा होती है किसकी मात्रा नहीं होती है, उसके बाद शब्द और उन शब्दों का हम वर्ण विच्छेद किए हैं। तो स्वर यानी जब हम कल परिभाषा पढ़ रहे थे वर्ण विच्छेद की, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो वर्ण विच्छेद है यानी शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया का नाम ही वर्ण विच्छेद है। और उसमें जो वर्ण की बात आई थी यानी 5 महत्वपूर्ण हम बिंदु आपको बताए थे, तो उसमें आपको शब्द मिला था, वर्ण मिला था। तो वर्ण यानी 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ हम स्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मात्रा है व्यंजन के साथ होगी। यानी वर्ण के 2 रूप हैं, स्वर और व्यंजन। यानी जो स्वतंत्र होते हैं स्वर कहलाते हैं, अब व्यंजन वह होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ स्वर है, इसकी मात्रा हम बता दे रहे हैं। एक सवाल और पूछा जाता है कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं मित्रों 10 होती हैं। 11 मात्रा मत मारिएगा, क्योंकि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। जब वर्णमाला हम पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ भी विधिवत बताएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप लगे रहिए, और अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हम आपको हिंदी विधिवत सिखाएंगे, और वर्ण विच्छेद हमने आपसे वादा किया था कि जब तक आप नहीं सीख जाएंगे तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे। यानी स्वर तो स्वर आपके 11 होते हैं, और उसमें जो उनकी मात्राएं होती हैं तो मात्राएं 10 होती हैं। 11 मात्रा मित्रों मत मारिएगा, क्योंकि छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किसकी मात्रा नहीं होती है, तो छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। ये आपका आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद एक शब्द लिए, कमल, का, हलंत, धन आ, धन मा, धन आ, धन ला और धन आ। यानी ये आपका वर्ण हुआ। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसमें हम आपको मात्रा दिखाएं, मात्रा में हम आपको स्वर दिखा रहे हैं, और ये आपका यानी व्यंजन के साथ दिखा रहे हैं। तो व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं दिखा रहे हैं कि कहाँ छोटा की मात्रा है, कहाँ बड़ा की मात्रा है। ये आपकी मात्राएं हैं। बड़ा आ, ये बड़ा आ की मात्रा है। जैसे एक शब्द है काम, तो का में आ निकला, उसके बाद माँ में आ निकला, काम हुआ। इधर छोटी, तो छोटी की मात्रा आपका इस तरह लगता है। यहाँ भी मात्राएं लोग भूल जाते हैं, तो मात्रा एक बार देख लीजिए। मात्रा हम आपको आगे भी बताएंगे, वर्णमाला जब पढ़ाएंगे विधिवत बताएंगे। ई रिक्त, तो रा, हलंत, ई यानी ये आपका स्वर और व्यंजन इसमें दोनों है। तो रा, हलंत, उसके बाद ई स्वर निकला। यही मात्राएं की बात कर रहे हैं। तो मात्राएं आपकी ई है और स्वर आपका छोटी है। तो का ये आपका पूर्ण रूपेण व्यंजन है। हमने आपको उस दिन भी बताया था, इसके पहले भी वीडियो हमने आपको वहाँ बताया था कि ये आपका पूर्ण रूपेण व्यंजन है। ये आपका आधा होता है, और आधे वाले जो होते हैं वो हलंत युक्त होते हैं। उसके बाद ता, हलंत और धन आ, यानी आ छोटा आ। उसके बाद बड़ी ई, बड़ी की मात्रा ईश्वर शब्द है, तो बड़ी सा, हलंत, ये भी आपका आधा हुआ। इसमें आपका अब आ नहीं छिपा है, यही आपका पूर्ण रूपेण व्यंजन है। उसके बाद वाह, हलंत, धन आ,
धन रा हलंत धन आ, छोटऊ, छोटऊ की मात्रा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है कि रुपया होता है भैया कि रुपया होता है, तो कुछ लोग रुपया करके आते हैं। ये आपका रुपया नहीं होगा, रुपया होता है, ये आपकी वर्तनी शुद्ध है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें मित्रों आप लोग गलती करके चले आते हैं और यही आपको सिलेक्शन से बाहर कर देता है। आज जिन बच्चों का एक क्वेश्चन से नहीं हुआ है उनसे पूछिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, ये हकीकत है, उनसे मिलिए, आपको पीड़ा अपनी बताएंगे कि कहाँ हम गलती करते हैं एक क्वेश्चन से। जिस दिन आपका एक क्वेश्चन गलत होता है और एक क्वेश्चन से आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, उस दिन आपके ऊपर क्या बीतती है ये हम लोगों से पूछिए। जो पीड़ा सहता है वही जानता है। बड़ऊ, तो बड़ऊ की मात्रा है, इसको मित्रों देख लीजिए, रुपया है तो रा, छोटऊ निकला, पा हलंत, छोटा या हलंत, उसके बाद बड़ा आ, ये बड़ऊ है तो बड़ऊ की मात्रा इस तरह। ये आपका शब्द है रूप, तो रा हलंत, उसके बाद धन बड़ऊ, धन पा हलंत, धन आ। री की मात्रा है, मृणाल शब्द है, मृणाल हमने आपको बताया था कि जो ऊपर है, यानी जो ऊपर है वो आधा है और जो नीचे है वो आपका पूरा है। और एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि जो स्वर होते हैं वो कभी आधे नहीं होते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो स्वतंत्र हैं, स्वर हैं। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी इस पे हलंत नहीं लगेगा, इस पे हलंत नहीं लगेगा। भैया इस पे अगर हलंत लग गया तब तो ये तो आपका जो है पूर्ण रूपेण व्यंजन हो गया। नहीं, आपका जो स्वर है, स्वर पे हलंत कभी मत लगाइएगा भूल कर भी। तो आपका जो री है, हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई आपका मित्र है और वो मित्र जा रहा है आपके साथ में, बड़ा सा नाला पड़ा, उसका पैर टूट गया। जब उसको आप पार कराएंगे तो किस पे बैठाएंगे? कंधे पे। जब उसको आप कंधे पे बिठाएंगे यानी उसका पैर टूटा है, तो जो जिसका पैर टूटा है वो कहाँ है? ऊपर है। तो यानी आपका माँ ऊपर है, तो माँ आपका आधा हुआ। हमने आपको बार बार बताया कि जो आधे वाले होते हैं, जो आधे वाले होते हैं, हलंत होते हैं, उसमें आपका जो पूर्ण रूपेण आपका व्यंजन होता है, यानी आधे वाले हलंत युक्त होते हैं, आधे होते हैं। उसके बाद री, धनड़ा, धन आ, धन ला हलंत, उसके बाद धन आ। फिर हम आगे देखते हैं ए, इस तरह ए की मात्रा लगती है। इसको ज़रा देख लीजिएगा। इसको हम लोग थोड़ा हंसी मजाक कर देते हैं कि बोल देते हैं एक चुटैया, दो चुटैया, यानी एक चुटैया, दो चुटैया। जब हम आपको पढ़ाएंगे गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, तो वहाँ हम आपको सिखाएंगे कैसे आप पकड़ेंगे कौन सी गुण है, कौन सी वृद्धि है। यानी एक चुटैया, दो चुटैया, तो एक चुटैया ए और ओ, ए और ओ, ए ओ। ए जरा देख लीजिए, ए ओ, ये आपकी एक चुटैया है। तो एक चुटैया वाले जो होते हैं गुड़ होते हैं, यानी गुड़ स्वर संधि। और जो दो चुटैया वाले होते हैं वो आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। ये तो हम आपको संधि में बताएंगे, यहाँ पे उसे थोड़ा हाईलाइट हम आपको दिखा दे रहे हैं। कहानी के अंदर कहानी है, बहुत कहानी है, बस लगे रहिए हमारे साथ, हम आपको बहुत हिंदी सिखाएंगे। ए ठेला, ठा हलंत, ए धनला हलंत, धन आ। उसके बाद आए, यही आपका दो चुटैया है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका दो चुटैया है। तो जो दो चुटैया वाले होते हैं वो वृद्धि स्वर संधि होते हैं। जैसे मैया, माँ हलंत, धन अय, धनया हलंत, धन आ। उसके बाद ओ, ए एक चुटैया है, एक चुटैया, यानी ओ की मात्रा। चोर, च हलंत, ओ, धनरा हलंत, धन आ। उसके बाद आओ, दो चुटैया, दो चुटैया वाले वृद्धि संधि होते हैं। जैसे कौवा,
कौवा। कुछ लोग कौवा जो है दूसरे ढंग से लिखते हैं, कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन आपकी जो वर्तनी है ज़्यादातर यही आपकी सही मानी जाती है, यानी कौवा तो का हलंत औ अवधन आ, कौवा। ये आपका पहला पॉइंट मिला स्वतंत्र रूप में यानी निरनुनासिक, और उसके बाद आपका अनुनासिक मिला, उसके बाद मात्रा के रूप में। और ये चौथा पॉइंट हम देखते हैं, अनुनासिक स्वर मात्रा के रूप में व्यंजन वर्णों के साथ, यानी अनुनासिक। अनुनासिक हमने इसके पहले चर्चा की कि अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है और निरनुनासिक क्या होता है। तो ये मात्राएं हैं, अ छोटा चंद्र की बिंदु लगी, ये आपका अनुनासिक है। मित्रों यहाँ छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है, इसको हम ऐसे लिख दिए हैं, यानी ये सिंबल बना दिए हैं। ये शब्द मिला हंसी, ह हलंत धन आ, यानी चंद बिंदु है। यहाँ अनुस्वार मत कीजिएगा, यहाँ हम अनुनासिक की बात कर रहे हैं। सा तो सा के पहले आ आया और उस पर चंद बिंदु लगी, चंद बिंदु और पंचमाक्षर। ये हमें अगले 5 जो नंबर हमारा पॉइंट है उसमें हम बताएंगे कि कहाँ अनुनासिक का प्रयोग होगा, कहाँ चंद बिंदु का प्रयोग होगा, यानी जो आपका कहाँ अनुस्वार का प्रयोग होगा। तो यहाँ हम अनुनासिक की बात कर रहे हैं, तो हा हलंत धन आ चंद बिंदु धन सा और धन ई, आँख आ की मात्रा चंद बिंदु आँख आँख। जब हम आँख का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें आपका बड़ा ऊपर आपका अनुनासिक यानी चंद बिंदु लगा, ख हलंत, इसमें आ निकला। जब हम बोलेंगे आँख यानी आँख 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 आँख, तो देखिए इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो रहा है, तो ये आपका अनुनासिक कहा जाएगा। उसके बाद ई छोटी, ये आपका चंद बिंदु लगा, ये अनुस्वार नहीं है, ये आपका में तो अनुनासिक माना जाएगा। खिंचाई खा हलंत बड़ी ई बड़ी। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जो शिरोरेखा के ऊपर अगर जगह नहीं रहती है तब हम वहाँ ये बिंदु लगाते हैं, यानी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब शिरोरेखा के ऊपर जगह रहती है तब आपका चंद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये आपका पॉइंट है। तो ये आपका शिरोरेखा के ऊपर जो है जगह है, स्थान है। अब यहाँ इसके पहले पंचमाक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये आपका वर्तनी दोष है। जब वर्तनी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। जैसे कुछ शब्द गांधी है तो गांधी किस तरह लिखा जाएगा, गांधी, तो ये आपका मित्रों वर्तनी दोष है। तो ये आपका यहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा। चा हलंत धन आ और धन ई। बड़ी बड़ी चींटी चींटी, ये आपका यहाँ पे शिरोरेखा के ऊपर जगह नहीं है तो हम यहाँ चंद बिंदु का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो अनुनासिक ही माना जाएगा, यानी च। क्योंकि अगर हम चींटी दूसरी तरह से लिखेंगे तो वो आपका वर्तनी दोष हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं छेड़ेंगे, अगर चर्चा छेड़ देंगे तो मित्रों बहुत हम गहराई तक चले जाएंगे और फिर पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ आपको वर्तनी बताना पड़ेगा। तो वर्तनी में आपको विधिवत सिखा देंगे। च ई शिरोरेखा के ऊपर जगह नहीं है तो हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। टा हलंत ई ऊ की मात्रा कुंवर का हलंत ऊ, आपका अनुनासिक धन वा धन आ धन रा हलंत धन आ। बड़ऊ पूछना ऊ की मात्रा अनुनासिक पा हलंत धन ऊ धन छा हलंत आ धन ना हलंत आ। देखते चलिए और आप लोग विधिवत कापी कलम लेके इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत आपके लिए कारगर होगा, बहुत कारगर साबित होगा आने वाली परीक्षाओं में। री मित्रों ऐसे शब्दों का अभाव है, जल्दी री मिलता नहीं है। अगर री वाले शब्द मिलेंगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में
ज़रूर सूचित कीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का। ए एक चुटैया, यहाँ जगह नहीं है। अनुस्वार एक चुटैया, अनुस्वार जैसे डूबे तो डा हलंत, धन बड़ऊ, धन बा हलंत, धन आपका ए। अब देखिए ए वाली चीज़ यानी यहाँ का जो प्रयोग है वो यहाँ इस रूप में आया, क्योंकि जो ए की मात्रा है, ए की मात्रा इस तरह, तो यहाँ जगह नहीं थी शिरोरेखा के ऊपर, तो हम यहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग कर दिए। अब मित्रों यहाँ आपका शिरोरेखा के ऊपर जगह है, तो यहाँ हम चंद्रबिंदु का प्रयोग किए, यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग किए। लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे तो उसका उच्चारण जो होगा वो अनुनासिक के साथ होगा, ना कि अनुस्वार के साथ होगा। तो ये आपका ए हुआ। उसके बाद अ दो चुटैया, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग किए लेकिन अनुनासिक ही माना जाएगा। जैसे कैंची, कैंची का अ। अब यहाँ मियाँ का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वर्तनी दोष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप सोचिएगा कि चा के पहले तो सर यहाँ आ रहा है। नहीं, कैंची वहाँ हम वो आपका वर्तनी दोष माना जाएगा, उस तरह कैंची हम नहीं लिख सकते हैं। आगे हम पंचमाक्षर का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ हम बताएंगे। तो का हलंत अ, चा और बड़ी ई। ओ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर जगह नहीं है तो हम बिंदु का प्रयोग किए यानी अनुस्वार, इसको हम कह सकते हैं गोंद। गोंद मित्रों इस तरह हम गोंद नहीं लिख सकते, ये गोंद नहीं लिख सकते, ये हमारे यहाँ वर्तनी का दोष माना जाएगा। ये आप इस तरह कतई मत लिखिएगा गोंद, क्यों? क्योंकि आपका वो गलत है, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ग धन हलंत, धन ओ आपका अनुस्वार, यहाँ पे शिरोरेखा के ऊपर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग कर दिए, लेकिन आपका अनुनासिक ही माना जाएगा। दा हलंत और धन आ। आओ दो चुटैया, फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि एक चुटैया गुण स्वर संधि, दो चुटैया वृद्धि स्वर संधि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, लगे रहिए, देखते रहिए, आगे हम आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है। जब संधि पढ़ाएंगे तो कहेंगे हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ बताएं। सौंपना सा हलंत आओ, शिरोरेखा के ऊपर जगह नहीं है, इस चिन्ह का हम प्रयोग किए। धन पा हलंत, धन अ, धन न हलंत, उसके बाद बड़ा आ। तो ये जो चौथा पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है कि अनुनासिक स्वर मात्रा के रूप में, देखिए व्यंजन वर्णों के साथ, यानी आपके व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण है। जब हम कहते हैं हंसी, हंसी तो उसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, उसे हम, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण वर्ण दो हैं, स्वर और व्यंजन, यानी जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक देखें, मात्राएं देखें, शब्द देखें और वर्ण विच्छेद देखें। इसमें जो री है ऐसे शब्दों का अभाव है। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में जाइएगा और री वाले शब्द अगर मिलेंगे तब हमको बताइएगा, और हमारी दृष्टि में ये कहीं दिखाई नहीं पड़ा, खोजने की फिर कोशिश करेंगे। पांचवा पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के बदले, यानी पंचम वर्ण जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो वहाँ वर्गों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5। यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी 5 आपके वर्ग हैं। इसको कितने कितने नामों से जाना जाता है, ये यहीं पे थोड़ी चर्चा कर दे रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी वर्ग कितने हैं? 5। तो 5 गुणे 5 बराबर 25। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। इसी को वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं, और
ये आपका यानी वर्ग 5 वर्ग, इनकी संख्या 25 और आपका स्पर्श व्यंजन इतने नामों से जाना जाता है, यानी क च ट त प यानी कचोटत भा यानी क च ट त प। का वर्ग, तो का वर्ग में आपका आता है क ख ग घ अंग्या। वहाँ हम आपको बताएंगे कि का उच्चारण स्थान क्या है, कि का वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये कहाँ से उच्चरित होते हैं। तो का वर्ग तो यही कह रहे हैं कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के बदले, तो अंक इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और जब हम शुरू में हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ एक बात हम आपको बताए थे बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग तो होता है, ये विधिवत उस वीडियो में हम जोर दे के बताए थे। लेकिन यहाँ पे जो आपकी वर्तनी मानी जाती थी यही आपकी शुद्ध थी। लेकिन मित्रों अपने यहाँ नहीं, वो संस्कृत में मानी जाती थी। अपने यहाँ इस तरह की वर्तनी अब नहीं मानी जा रही, प्रचलन में नहीं है। अब अंक हमको इसी तरह ही लिखना है, इसी तरह ही वर्तनी हमको सही करनी है। यानी ये संस्कृत की है और हिंदी की है। तो यही बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा कि जब हम टाइप करते हैं तो इस तरह के शब्दों में हमको दिक्कत होती है। यानी पंचमाक्षर के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। किस कंडीशन में करेंगे, यानी आपका अंक है तो का के पहले आपका अनुस्वार आया, का के पहले क्या आया, अनुस्वार। तो अनुस्वार के स्थान पर ही किसका प्रयोग हुआ, पंचमाक्षर का। तो अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के बदले, यानी पंचम वर्ण के बदले ये आपका इस तरह भी हम लिख के दिखा दे रहे हैं कि जो ऊपर है उसका पैर टूटा हुआ है, तो ये आपका ऊपर वाला आधा है और नीचे वाला आपका पूरा है। तो आधा वाला हलंत हुआ, तो यहाँ आपका आधा हुआ। और एक चीज़ जान लीजिएगा, जितने पंचमाक्षर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आधे होते हैं। यानी जितने पंचमाक्षर हैं सब आधे हैं। का ख ग घ अंग्या यानी कंठ से उच्चरित होते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आपको सूत्र बताएंगे, विधिवत बताएंगे, वर्णमाला बताएंगे। तो हम आपको हाईलाइट दिखाते चल रहे हैं, बाकी तो बहुत कहानी है, बहुत हम आपको सिखाएंगे। और भौकाल बना के हम न पढ़ा पाते हैं न पढ़ा पाएंगे। ये जो पढ़ाने का हमारा तरीका है ये हम पढ़ाएंगे। और लगे रहिए, हिंदी में आपको खूब सिखाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। अंग्या क ख ग घ अंग्या, उसके बाद का हलंत और धम आ। तो पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ, ये देखिए मित्रों, अनुस्वार का। उसके बाद च वर्ग यानी इचु यसा नाम तालु। तो ये आपके जो च वर्ग में है च छ ज झ इया, इतने आपके इसमें वर्ण आते हैं। तो देखिए च यानी च के पहले आपका अनुस्वार लगा है, देखिए च निकला, आ निकला। तो ये आपका जो अनुस्वार आ पे लगा था, ये पंचमाक्षर के स्थान पर ही इस पे अनुस्वार लगा था। अब यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो अनुस्वार है, अनुस्वार ये स्वर के सहारे चलता है कि व्यंजन के सहारे चलता है। तो मित्रों फिर हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि जो स्वर है, जो अनुस्वार है, ये स्वर के सहारे चलता है, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों पे लगता है। जैसे हमने कहा रंग और हमने कहा अंग, देखिए रा पे भी लगा और आ पे भी लगा। तो स्वर और व्यंजन दोनों पे लगता है। लेकिन जब आपसे अगर सवाल पूछें एग्जाम में, यही आपको भ्रमित कर देते हैं। पढ़ना पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं, पढ़ने से ज़्यादा आप लोग गढ़िए। गढ़ने से क्या होता है ना, कि आप जहाँ छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी गलतियों से सवाल निकलता है। भौकाल नहीं बनाया जाता, भौकाल बना के नहीं पढ़ाया जाता है कि हम आएँ और पढ़ाते चले जाएँ। उस पर सवाल किस तरह निकल रहा है, कैसे सवाल बनेगा, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी आपसे यहाँ सवाल हम आपका सवाल निकाल दे रहे हैं। सवाल यही पूछते हैं कि जो अनुस्वार है स्वर के सहारे चलता है कि व्यंजन के सहारे चलता है, कि स्वर और व्यंजन दोनों के सहारे चलता है। नहीं, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि जो अनुस्वार है
वो स्वर के सहारे चलता है, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों पे लगता है। नोट कर लीजिएगा कहीं पॉइंट करके कि जो अनुस्वार है वो स्वर के सहारे ही चलता है, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों पे लगता है। तो आपका च पंचमाक्षर, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। और ये एक शर्त रखते हैं कि ये जो पंचमाक्षर होगा ये उसी वर्ग का ही होगा। यानी देखिए च, 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 छ, ज, झ, इया। तो इया यानी पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ? अनुस्वार का। यानी पंचमाक्षर, यहाँ देख सकते हैं पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार टा वर्ग, मंडल हिंदी का शब्द है, ये संस्कृत का है। ये आपका अड़ा, टाठा डाढ़ा, अड़ा, ये पंचमाक्षर है और अपने ही वर्ग का है। देखिए टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अड़ा पंचमाक्षर है कि नहीं है? तो पंचमाक्षर के स्थान पर ही अनुस्वार का प्रयोग हुआ। अब ये अनुस्वार इस छोटा आ पे लग जाएगा, यानी जो अनुस्वार है वो स्वर पे लगेगा, व्यंजन पे भी लगेगा, लेकिन किसके सहारे चलेगा? किसके सहारे चलेगा? स्वर के सहारे चलेगा। ता वर्ग, ता था दाधा, ता था दाधा ना, यानी त, था, दा, धा, ना। जैसे हमने दंत लिखा, फिर हम आपको बता दे रहे हैं जितने पंचमाक्षर होते हैं आधे होते हैं। तो त यानी दंत, द, हलंत, आ, द, हलंत, आ, धन, ना, हलंत, धनता, हलंत, धन, आ। तो ता के पहले आपका पंचमाक्षर मिला। शर्त रखते हैं, शर्त क्या रखते हैं कि वो उसी वर्ग का ही पंचमाक्षर होना चाहिए। तो ता था दाधा ना, तो ता ये अपने वर्ग का पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ। पा वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग, यानी पा वर्ग का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है? ओठ से। जैसे हमने कहा पापा, क्या कहें? पापा। जितने भी रिश्तेदार हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओठ से। पापा, बुआ, ये कहाँ से? पापा, बुआ, भाभी, कहाँ से? यानी ओठ से होता है। जैसे हमको मिला चंपा, चंपा मिला, तो च हलंत, उसके बाद आ, हलंत, माँ। अब देखिए पा, पा, फा, बा, भा, माँ। तो माँ, माँ ये पा वर्ग का है और माँ आधा है, तो अब इसमें आपका आ नहीं छिपा है, तो ये आपका पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर वाले वर्ण आधे होते हैं, धन आपका बड़ा आ। ये मित्रों आपका अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के बदले बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे गंगा दे देते हैं, चंचल दे देते हैं, दंड दे देते हैं, ये आपके सब पंचमाक्षर हैं। और आपका जो छठा बिंदु है कह रहा है या, रा, ला, वा, सा, 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 ह के पहले अनुस्वार आए तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। इसको हम संधि के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जैसे अगर हमको मिला मान लीजिए संवाद, तो समधन वाद, समधन वाद, जब वहाँ हम आपको संधि पढ़ाएंगे कि या, रा, ला, वा, सा, 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 हा, यानी माँ के बाद ये सारे वर्ण आते हैं, तो माँ के स्थान पर अनुस्वार का ही हम प्रयोग करते हैं। ये हम आपको संधि में बताएंगे। तो कह रहे हैं या, रा, ला, वा, तो यहाँ अनुस्वार यानी यहाँ पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ आपका अनुस्वार उसी रूप में ही रहेगा जिस रूप में आपका वो बना है। जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद है। तो शब्दों को अलग अलग, तो उसमें हमको एक छठा पॉइंट मिला, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो सा, हलंत, अ। अब यहाँ अनुस्वार क्यों हुआ? क्योंकि या का मित्रों कोई पंचमाक्षर नहीं होता, अंतस्थ का कोई पंचमाक्षर नहीं होता है, ऊष्म का कोई पंचमाक्षर नहीं होता है, और सा, 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 हा का कोई पंचमाक्षर यानी नहीं होता है। तो आपके जो अंतस्थ और ऊष्म हैं इनके कोई पंचमाक्षर नहीं होते हैं।
इसके ऊपर वाली कंडीशन हम आपको दिखा दिए थे कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। तो सा हलंत अनुस्वार आ धन या हलंत धन आ धन मा और धन यानी मा हलंत धन आ। संरक्षक, संरक्षक संधि विच्छेद खूब पूछते हैं। समधन रक्षक, समधन रक्षक। तो माँ के बाद अंतस्त्य उस माता है तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। तो सा हलंत धन आ अनुस्वार। अब देखिए ये जो रा है ये रा है, तो यहाँ का के पहले इसका पंचमाक्षर था, लेकिन रा के पहले देखिए कोई इसका पंचमाक्षर है नहीं है, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अंतस्थ और ऊष्म को कोई भैया पंचमाक्षर नहीं होता है। तो रा के पहले अनुस्वार धन आ, रा में हलंत धन आ धन का हलंत। यहीं पे देखिए क धन सा, ये देखिए हलंत का धन सा, यानी संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण जब हम आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे यहाँ भी समझ सकते हैं। तो का धन सा यानी आपका बनता क्या है, आपका बन जाता है मित्रों छा। ये देखिए अब आपका छा हुआ। तो का हलंत धन सा हलंत धन आ, तो आपका क्या बना, छा बना। यही आपसे सवाल पूछते हैं कि जो संयुक्ताक्षर वर्ण छा है उसके पहले यानी छा का कौन सा क्रम पहले आता है। तो यही मित्रों आपका का हलंत, यहाँ भी सवाल बन जाता है, बनता भी है। एक में हलंत लगाते हैं, एक में हलंत नहीं लगाते हैं, लेकिन जब हलंत आपको मिले तो पहले आप हलंत वाला ही वर्ण मारिएगा। ये वर्णमाला में हम आपको बताएंगे। क हलंत धन आ, संलाप समधन लाप, सा हलंत धन आ अनुस्वार धन ला हलंत धन आ धन पा हलंत धन आ, संवाद। अब देखिए अगर इस तरह संवाद होता, इसको यहाँ जरा हम दिखा दे रहे हैं। संवाद मित्रों बोर तो नहीं हो रहे हैं, बोर होइएगा बताइएगा, कहानी किस्सा खूब सुना देंगे, लेकिन अभी हम कहानी किस्सा सुनाना नहीं चाह रहे हैं। बस अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी जब पढ़ाएंगे अभी बहुत मज़ेदार बात करेंगे हम लोग, और करते करते आप भी डूब जाएंगे हम और हम भी डूब जाएंगे। हम तो खैर डूबे ही हैं। तो संवाद अगर मित्रों इस तरह होगा तो संवाद ध्यान से देखिएगा, अगर इस कंडीशन में संवाद लिखा गया तब तो ये अपने वर्ग का पंचमाक्षर है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये संवाद की वर्तनी सही है। नहीं, ये संवाद की वर्तनी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संवाद है आपकी संवाद की वर्तनी ये सही है। अब यहाँ वाह है ना कि बा है, तो बा का पंचमाक्षर माँ है, लेकिन जो वाह है वाह यानी जो आपका अंतस्थ है या वा रा ला, तो अंतस्थ है, अंतस्थ का कोई पंचमाक्षर होता ही नहीं है। तो हम जो आपका वाह मिला उसके पहले उस अनुस्वार को उसी कंडीशन में ही रख लेंगे, क्योंकि वाह का कोई पंचमाक्षर नहीं होता है। और ये दिमाग में मत लाइएगा कि सर वाकई में होता है कि नहीं होता है। नहीं, होता नहीं है, होता भी होगा तो ज़रा हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि कुछ खोजिएगा, लेकिन भूल के गलती मत कीजिएगा कि अंतस्थ और उसमें कोई पंचमाक्षर नहीं होता है। तो अनुस्वार धन वा हलंत धन आ धन दा हलन धन आ, संशय संशय समधन सय, सा हलंत धन आ अनुस्वार धन सा हलंत धन आ धन या हलंत धन आ, संघार संघार समधन हार यानी सा हलंत धन आ अनुस्वार धन हा हलंत धन आ धन रा हलंत धन आ।
एक चीज़ हम आपको फिर यही बता देना चाह रहे हैं कि ये जो सा यानी कल हमने आपको बताया था खल चिन्ह का प्रयोग वर्ण विच्छेद में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सा, अब इसको हम हल नहीं बोलेंगे, इसको हम हलंत बोलेंगे, क्योंकि जब ये वर्णों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसको हम हलंत बोलते हैं, ना कि हल बोलते हैं। तो आज मित्रों हमने आपके सामने 3 बेहद महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की। एक तो अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा निरनुनासिक। फिर हम जाते जाते यानी चलते चलते मुलाकात तो होगी इसके बाद वाले वीडियो में, तो हम एक फिर से रिपीटेड कर दे रहे हैं कि निरनुनासिक वो होते हैं जो सस्वर उच्चरित होते हैं। जैसे हमने कहा इधर, उधर, जिधर, किधर। देखिए कहीं नाक पे बल पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब हम अनुस्वार की बात करेंगे तो जिसकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे हमने कहा गंगा, 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 कहाँ से? नाक से। उसके बाद हमने अनुनासिक की बात की कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, यानी नाक और मुंह दोनों से। जैसे हमने कहा आँख, 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 तो नाक और मुंह दोनों से हो रहा है। तो आज जो वर्ण विच्छेद की हम चर्चा की है उसमें आपका अनुस्वार, अनुनासिक, निरनुनासिक और पंचम वर्ण, अंतस्थ और ऊष्म, इन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा किए। और इसके बाद 4-6 पॉइंट और हैं, उस पर हम अगली वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस, धन्यवाद।